अम्मा आंगन में बैठी राम राम जप रही थी। तभी अंदर से दाई ने आकर बताया, काकी इस बार भी बिटिया हुई है। सुनकर जैसे अम्मा के प्राण सूख गए। हे भगवान, कब ये बिटिया इस घर का पीछा छोड़ेगी? 5वीं बिटिया है ये। अम्मा की आवाज़ से दुख और गुस्सा दोनों साफ झलक रहे थे। पर अम्मा, 2 बिटिया तो जन्म लेते ही अलविदा कह गई इस घर को। दाई ने बड़े धीमे स्वर में कहा। बच्ची के जन्म से घर में उदासी पसर गई। अरे अम्मा, एक बार बिटिया को देख तो लो, कैसी चांद सी सुंदर है। छोटी बहू ने माहौल बदलने की कोशिश की। चांद सी हो या तारों सी, इस घर में उजाला नहीं करेगी। इस घर को तो बेटा ही चमकाएगा। इतना कहकर बिना बिटिया का मुंह देखे अम्मा घर से बाहर चली गई। शायद हमारे देश में आज भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ बेटी का पैदा होना गुनाह माना जाता है। बच्ची का नाम नैना रखा गया। नैना ने अक्सर अम्मा के मन में अपने लिए कड़वाहट का अनुभव किया, पर माँ और पापा के प्यार के आगे सब फीका पड़ जाता है। कुछ सालों बाद नैना के 2 भाई भी हुए। तब तो अम्मा ने पूरे गांव में गुड़ बांटा और नैना को कोसना भी बंद कर दिया। पर नैना के पिताजी को पता था कि गांव में बिटिया की परवरिश में बहुत सी मुश्किलें आएगी, इसलिए वे अपनी 3 बेटियों और 2 बेटों को लेकर शहर आ गए। उनकी सरकारी नौकरी थी, भारतीय रेलवे में अच्छे पद पर थे, सो सब कुछ आसानी से हो गया। नैना 5 बहनों भाइयों में मध्यम थी। दोनों बहनें उससे बड़ी और दोनों भाई उससे छोटे। सब कुछ बहुत अच्छा था। गर्मी की छुट्टियों में जब 2 महीने के लिए गांव जाते तो सब बहुत प्यार लुटाते। देखते ही देखते नैना की बड़ी बहन साधना की शादी एक गांव में अम्मा के बाबा की जिद के चलते बहुत कम उम्र में कर दी गई। अब सबकी आंखें नैना और उसकी दूसरी दीदी सपना पर थी। अम्मा बाबा ने उनकी शादी के लिए भी दबाव बनाना शुरू कर दिया था, पर पापा चाहते थे कि नैना अभी पढ़े। पापा अक्सर भावुक हो जाते और यही कहते, तुझे मेरी बेटी नहीं बेटा होना चाहिए था, ताकि कोई तेरी शादी की जल्दबाजी ना करता और मैं तुझे खूब पढ़ाता। आंखों में आंसू लिए पिता पुत्री कुछ और ना कह पाते। पापा की जान तो जैसे अपनी बेटियों में ही बसती थी। उनके लिए बेटों से ज़्यादा बेटियां महत्व रखती थी, इसलिए बड़े लाड प्यार से पाला था अपनी राजकुमारियों को। सपना 17 बरस की और नैना 16 बरस की हो चली थी। अम्मा बाबा लगातार शादी की जिद कर रहे थे। इस वजह से सपना और नैना का गांव जाना भी बंद हो गया था। अक्सर अम्मा कहती, गांव में सब थू थू कर रहे हैं, सयानी लड़कियां अब तक कंवारी बैठी है। आधी उम्र निकलने के बाद अब लड़का भी ना मिलेगा। जवाब में पापा बस इतना कह पाते, देख रहे हैं अम्मा, जैसे ही कोई अच्छा लड़का मिलेगा दोनों का ब्याह एक साथ कर देंगे। और इसी तरह वो अम्मा को टाल रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता कि दोनों बेटियां कम से कम कक्षा 12 तक की पढ़ाई पूरी कर ले, पर नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। 4 दिन बाद हम सब वैष्णो माता के दर्शन के लिए जा रहे थे। पापा ने खुश होते हुए घर में सबको बताया, आज बहुत खुश है आप और अचानक दर्शन के लिए जाना। मम्मी ने सवालिया नज़रों से पापा को देखा तो वो मुस्कुरा उठे। हाँ, खुशखबरी है, मेरी पदोन्नति हो गई है, इंस्पेक्टर बन गया हूँ। और तुम्ही ने तो मन्नत मानी थी कि हम वैष्णो माता जाएंगे। घर में सब बहुत खुश थे। पापा ने गांव में सूचना दी और सबको साथ आने के लिए कहा। अब सफ़र पर निकल दिए साथ में चाचा चाची, उनके 2 बेटे बुआ जी और उनका बेटा, चाचा जी के मित्र जो डॉक्टर थे, उनका परिवार सब साथ हो लिए। रास्ते में पापा की तबीयत खराब हो गई। यात्रा का पहला पड़ाव था नगरकोट, हिमाचल प्रदेश। क्योंकि वो उनकी कुलदेवी है, इसलिए पहले वहीं जाना तय था, बाद में वैष्णो माता। पर नगरकोट पहुँचते पहुँचते पापा की हालत खराब होती जा रही थी। उन्हें वहीं एक अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। 5 दिन हो गए थे उन्हें अस्पताल में और अब वो पहले से बेहतर भी थे, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें यात्रा स्थगित करते हुए घर ले जाने की सलाह दी। अब नगरकोट आ ही गए हैं तो दर्शन कर ही लेते हैं, पापा ने चाचा जी को लगभग आदेश देते हुए कहा। वैसे भी मंदिर बिल्कुल पास ही है, आप लोग दर्शन के लिए जा सकते हैं, डॉक्टर ने आश्वासन दिया। मंदिर पहुंचते ही सबने दर्शन किए और परंपरा के अनुसार माथा टेका। पर ये क्या, पापा तो उठे ही नहीं। उठिए जी, अब क्या सारी मन्नत आज ही मांगेंगे? मम्मी ने पापा को आवाज़ लगाई। कोई हलचल ना देख जैसे उन्हें हिलाया वो एक तरफ लुढ़क गए। चीख पुकार मच गई।
मम्मी पागलों की तरह चिल्लाने लगी। चाची जी ने मम्मी को गले से लिपटा लिया और चाचा जी पापा का सिर गोद में रखकर उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगे। तभी पापा को होश आया। अनुज मेरे भाई, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। मेरी नैना पढ़ना चाहती है, उसे बहुत पढ़ाना। ये मेरी आखिरी इच्छा है, ज़रूर पूरी करना। बस इतना ही कह पाए थे वो और सबको रोता बिलखता छोड़कर चले गई। ये भी नहीं सोचा कि उनके बाद उनके परिवार का क्या होगा। विधाता कितना निष्ठुर हो जाता है कभी कभी। जिस दरबार से लोगों की झोलियां भरती है, वहाँ से नैना और उसका परिवार अपना सब कुछ खोकर वापस आ रहे थे। हिमाचल के नगरकोट से मध्य प्रदेश के ग्वालियर तक का सफ़र अब कैसा होगा, वो भी भाई की लाश के साथ। चाचा जी यही सोच रहे थे। मुश्किल ये थी कि सबको संभालने वाला अब साथ नहीं था। सफ़र अब बहुत ज़्यादा लंबा था। 36 घंटे का वो सफ़र शायद जीवन का सबसे दुखद सफ़र था। पापा का सिर गोद में रखे मम्मी कभी ज़ोर ज़ोर से हंसती तो कभी रोती। अपने भाई को खोकर भी आंसू ना बहाने की मजबूरी में सबको संभालते चाचा जी। इस सफ़र के दौरान बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसने नैना और उसके परिवार को तोड़कर रख दिया। सब कुछ खत्म हो गया। एक हंसता खेलता परिवार एक ही पल में बर्बाद हो गया। दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा जिससे उबरना आसान नहीं था। अम्मा बाबा भी लगभग टूट चुके थे। सबसे होनहार पूत को खोने का दुख दोनों को अवसाद की गहरी खाई में ले गया। पर शायद ऐसे ही समय में परिवार और रिश्तेदार की भूमिका अहम होती है। जिस बरस पापा की मृत्यु हुई, नैना 12वीं कक्षा में थी। घर वालों के सामने अब एक ही लक्ष्य था, नैना और सपना की शादी। पापा के जाने के बाद सबको गांव आकर रहना पड़ा और गांव आते ही जल्दबाजी में बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जांचे परखे सपना की शादी कर दी गई। हर इंसान की ज़िंदगी की एक कहानी होती है और हमारी कहानी नैना पर केंद्रित है, इसलिए हम अपने मुख्य पात्र के साथ आगे बढ़ेंगे। सपना की शादी होते ही नैना की शादी भी कानपुर के एक व्यवसायी परिवार में तय कर दी गई। नैना शादी करना नहीं चाहती थी, उसे पढ़ना था, अपने पापा के सपने पूरे करना था। चाचा जी पापा होते तो इतनी जल्दी मेरी शादी ना करते ना। इतना कहकर आंखों में आंसू लिए नैना अंदर कमरे में चली गई। चाचा जी को भी स्मरण हो आया कि भैया की अंतिम इच्छा भी तो यही थी। तब तक नैना का 12वीं का परीक्षा परिणाम भी घोषित हुआ और वो प्रथम श्रेणी में पास हो गई। अगले ही दिन चाचा जी नैना को साथ लिए गांव के 11 किलोमीटर दूर शहर गए और आगे की पढ़ाई के लिए एक कॉलेज में बात की। प्रवेश तो आसानी से मिल गया, पर अनुमति मिलना अभी बाकी था। जब बाबा को बताया गया कि नैना को आगे पढ़ने के लिए कॉलेज भेजना है, तो भूचाल आ गया। हमारे खानदान की बहू बेटियां पढ़ती लिखती नहीं है, बल्कि घर के काम काज देखती है। इतना पढ़ा लिया काफ़ी है, कोई ज़रूरत नहीं है आगे पढ़ाने की। बाबा ने अपनी इच्छा को आदेश का जामा पहना दिया, पर चाचा जी भी पीछे हटने वाले नहीं थे। वो भी अपनी जिद पर थे कि नैना कॉलेज जाएगी। आज 3 दिन हो गए, चाचा जी ने अन्न का दाना भी नहीं ग्रहण किया, क्योंकि उनकी जिद थी कि जिस दिन नैना कॉलेज जाएगी उसी दिन वो अन्न खाएंगे। बात अब घर में ही नहीं रही, गांव भर में फैल चुकी थी। बड़े बूढ़े बाबा को समझाने लगे, ठाकुर साहब, एक बेटा तो खो चुके हो, क्या दूसरा अपनी जिद से खोना चाहते हो? 3 दिन हो गए, उसने कुछ नहीं खाया। इससे पहले अनर्थ हो जाए, इजाज़त दे दो और अच्छा सा लड़का देखकर जल्दी ही शादी कर दो। बाबा समझ चुके थे कि अब उनकी नहीं चलेगी। चाचा जी को बुलाया गया। तुम्हारी इतनी ही जिद है तो ठीक है, भेज दो उसे कॉलेज, पर शादी अगले 6 महीनों में हो जानी चाहिए। और फिर नैना को कॉलेज जाने की अनुमति मिल गई। साथ ही खुद के खर्चे निकालने के लिए वो आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। चाचा जी ने वही शहर में एक छोटा सा मकान किराए पर दिला दिया था और नैना मम्मी और उसके भाइयों को वही रखा था ताकि कॉलेज आने जाने में कोई परेशानी ना हो। नैना की शादी तो पहले ही तय हो चुकी थी, पर अब बात नए सिरे से करनी थी। चाचा जी ने लड़के वालों को अपनी और अपने भाई की अंतिम इच्छा बताई। भैया चाहते हैं कि नैना अपनी पढ़ाई पूरी करे। अगर आप लोग वादा करें कि शादी के बाद भी उसे पढ़ने देंगे, तो हम जब भी आप कहें शादी करने के लिए तैयार हैं। लड़के वाले भी बिना किसी अनबन के राजी हो गए। बाबा खुश थे क्योंकि उनकी इच्छा के अनुसार 6 महीनों में शादी होने वाली थी। राम राम मौसी, कैसी हो? सब ठीक है?
नैना की मौसी का बेटा आया हुआ था, जो कि कल ही कानपुर से आया था लड़के वालों के घर से एक शादी समारोह में शामिल होकर। हाँ, सब ठीक है, तुम बताओ कैसा लगा लड़के का परिवार? मौसी ने उत्सुकतावश पूछा। सच कहे मौसी, नैना दीदी की शादी उस घर में मत कीजिए। मैं आपको यही बताने आया हूँ। जो लड़का अपनी खुद की बहन की शादी में शराब के नशे में धुत था, वो कितना बड़ा शराबी होगा, आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए। मेरी मानिए तो दीदी की शादी वहाँ ना करना, बहुत रिश्ते मिलेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। नमन एक ही सांस में सब कुछ कहता चला गया। मम्मी को समझ नहीं आया कि वो अब क्या करे। गांव खबर भिजवाकर चाचा जी को बुलवाया और सारी बात बताई। हाँ भाभी, ये सब पता है हमें, ये सब तो ठाकुरों का शौक है, आप परेशान ना हो। और फिर हमारी नैना इतनी प्यारी, सुंदर और समझदार है कि सब कुछ ठीक कर लेगी। चाचा जी ने अपना तर्क रखा, पर अपनी जान से प्यारी बेटी को कोई कैसे किसी शराबी को सौंप दे, सिर्फ इस आधार पर कि बेटी बहुत सुंदर और गुणवान है और अपनी सुंदरता और गुणों से सबको अपने अनुरूप कर लेगी। मम्मी का कलेजा कांप उठा। नहीं नहीं, हम ये शादी नहीं करेंगे। जानबूझकर तो कोई अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारता। नहीं, ये नैना की ज़िंदगी का सवाल है, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ठीक है, ढूंढ लो लड़का और कर लो शादी। हम में से कोई नहीं आएगा। परिवार के खिलाफ जाएंगी आप तो कोई साथ नहीं आएगा। भैया ने कभी हमारी बात नहीं टाली और आप तय शादी तुड़वाकर समाज में हमारा नाम खराब करवा रही है। अगर ऐसा हुआ तो हमारा और आपका कोई रिश्ता नहीं। चाचा जी जैसे भड़क उठे थे। तुम लोगों की मर्जी की शादी करके सपना की ज़िंदगी नरक कर चुकी हूँ, अब नैना की नहीं होने दूंगी। मम्मी भी अपनी जिद पर थी। गुस्से से कांपते चाचा जी ने जाने क्या क्या कह गए मम्मी को, और मम्मी आज एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी। नैना जो ये सब देख सुन रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि चाचा जी का ये कौन सा रूप है। क्या ये वही चाचा जी है जो कहते हैं कि कभी ये ना समझना कि पापा नहीं है, अब हम ही तुम्हारे पापा है। मम्मी के गले से लिपटकर नैना फूट फूट कर रो दी। नैना के भाई भी सब देख और सुन रहे थे, पर छोटे थे इसलिए आंसू बहाने के अलावा बेचारा कुछ कर ना सके। एक सप्ताह तक गांव से ना ही कोई आया और ना ही कोई खबर आई। हाँ, रिश्तेदार जरूर आने लगे थे मम्मी को समझाने, परिवार से विद्रोह करके कुछ नहीं मिलेगा, सियानी बेटी है, जहाँ कह रहे हैं शादी कर दो, बाकी बिटिया की अपनी किस्मत। फूफा जी ने मम्मी से कहा। इसे किस्मत नहीं, जानबूझकर ज़िंदगी बर्बाद करना कहते हैं, मम्मी जी ने प्रति उत्तर दिया। तो ठीक है, फिर बेटी की शादी के लिए बेटों की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दो। फूफा जी अब गुस्से में थे। क्या मतलब? नैना की शादी से दोनों बेटों का क्या मतलब? मम्मी ने जानना चाहा। गांव में बात हो ही रही थी भाभी कि अगर आप ये शादी नहीं करेंगी तो आपको बिरादरी से अलग कर दिया जाएगा और फिर ज़मीन जायदाद। कहते कहते फूफा जी रुक गई। ओह, तो अब समझ में आया कि अपनी बात मनवाने के लिए आप लोग इस हद तक जाएंगे, पता नहीं था। आप सबकी ज़ुबान की कीमत रखने के लिए मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी दांव पर लगा दूं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मम्मी की आंखें दुख और क्रोध से लाल हो रही थी। आप समझ नहीं रही भाभी, हमने कई लड़के देखे हैं जो शादी के बाद सुधर जाते हैं, जिम्मेदारी सिर पर आते ही सब ठीक हो जाता है। और फिर हमारी नैना तो है ही इतनी प्यारी, खूबसूरत और समझदार की सब ठीक कर देगी। फूफा जी अपनी बात पर अड़े रहे। प्यारी है, खूबसूरत है, तो क्या यही उसका कसूर है? यही उसका अपराध है? समझदार होने की ये सज़ा दे रहे हैं आप लोग मेरी बेटी को। मम्मी अब अंदर से टूट चुकी थी। शायद अब और बहस करने की हिम्मत उनमें नहीं थी। देखिए भाभी, हम सबका निर्णय तो यही है, बाकी अगर आप चाहती है कि आपके बेटों को उनका हक मिले तो जैसा घर वाले कह रहे हैं कर दीजिए, सबकी भलाई इसी में है। जो फूफा जी मम्मी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करते थे, आज पापा के जाने से मम्मी को आदेश सुना रहे थे। उस दिन सारी रात कोई नहीं सोया। नैना यही सोचती रही कि इंसान की ज़ुबान की कीमत, या ये कहे कि अहम की कीमत, किसी की ज़िंदगी और खुशियों से बढ़कर है। रात के 2 बज चुके थे, तभी नैना का बड़ा भाई, जो इस बार कक्षा 10वीं में था, नैना के पास आया। दीदी, तुम सोई नहीं ना? सोनू ने नैना से पूछा। नहीं, नींद नहीं आ रही। तू क्यों नहीं सोया? सुबह स्कूल नहीं जाना? नैना ने उत्तर दिया।
सोनू नैना से लिपटकर रोने लगा। पापा की बहुत याद आ रही है दीदी। आज पापा होते तो चाचा जी मम्मी से ऐसे बात नहीं करते ना। दीदी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगा। पर सोनू, हम कर भी क्या सकते हैं, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। नैना भी रो पड़ी। तभी मम्मी और मोनू भी आ गए कमरे में। उन दोनों को इस तरह रोते देख मम्मी के सब्र का बांध भी टूट गया। चारों एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे। अब बारी निर्णय लेने की थी और जीवन में पहली बार नैना ने निर्णय लिया। मम्मी, आप चाचा जी से कह दो कि आप राजी हो इस शादी के लिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा दीदी। सोनू ने भी अब अपनी बात रखी। मेरे भाई, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। मम्मी जो आज भी एक हाथ का घूंघट डाल के निकलती है, कैसे सब कुछ करेगी। तुम अभी बहुत छोटे हो और सारे रिश्तेदार भी हमारा साथ छोड़ चुके हैं। अब इस शादी के अलावा और कोई रास्ता नहीं, और फिर शायद यही मेरी किस्मत है। नैना ने अब अपनी बात पूरी जोर देकर कही। एक बार फिर चारों एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे। पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों की जिद कहीं मायने नहीं रखती। और फिर अगले ही महीने नैना का विवाह उसकी और उसके परिवार की मर्जी के खिलाफ कानपुर के पंकज के साथ कर दिया गया। माँ ने विदाई के समय यही सीख दी कि बेटी, पापा तो चले गए, सिर्फ उनका नाम बचा है। अब तुम्हारे हाथ में है कि उनके नाम पर कोई आँच ना आए। पापा की यादें और मम्मी का प्यार लिए अब वो नए जीवन में प्रवेश कर गई, जहाँ बहुत सी परीक्षाएं उसका इंतज़ार कर रही थी। नैना सिर्फ यही सोचती रही कि उसका कसूर क्या था। क्या उसका खूबसूरत होना उसका कसूर था, या बिन बाप की बेटी होना उसका कसूर था, या उसका कसूर था एक ऐसे परिवार में जन्म लेना जहाँ बेटियों का जन्म लेना अपराध था। लाडो, पापा तो चले गए, सिर्फ उनका नाम बचा है। अब इस नाम की इज्जत बनाए रखना या इसे बदनाम करना तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हारे पापा के नाम पर कोई आँच आई तो शायद तुम अपनी मम्मी को भी खो दोगी। ध्यान रखना, कोई ये ना कहे कि बिन बाप की बेटी है। विदाई के समय मम्मी नैना को समझाते हुए उसे लिपटकर रो पड़ी। मम्मी के गले से लिपटकर रोते हुए नैना ने निश्चय किया कि वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे उसकी माँ को तकलीफ हो। ससुराल पहुंचकर सबने नई बहू का स्वागत आरती और नज़र उतार कर किया। अरे, नई बहू को गाना और नाचना पड़ता है, नहीं तो जितना हम कहें उतना शगुन देना पड़ेगा, कहकर सभी लोग चुटकी लेने लगे। हाँ, तो हमारी बहू कोई गूंगी थोड़ी ना है जो गा ना सके। चलो बहू, सुना दो जरा कुछ अपनी प्यारी सी आवाज़ में। सासू माँ ने नैना को प्रोत्साहित करते हुए कहा। झिलमिल तारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसात सावन होगा। नैना की आवाज़ ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। बहू तो बहुत खूबसूरत और प्यारी ढूंढकर लाई हो पंकज की मम्मी, बिल्कुल अपने जैसी। नैना की सास भी बहुत खूबसूरत और घरेलू महिला थी, बिल्कुल एक आदर्श भारतीय महिला। परिवार में 3 विवाहित नंदे, जेठ, जेठानी, उनके बच्चे, सासू माँ और ससुर जी थे। कुल मिलाकर भरा पूरा परिवार। पर जेठ जेठानी परिवार से अलग रहते थे। विभिन्न रस्मों रिवाजों को पूरा करते करते दिन कब निकल गया पता ही नहीं चला। नैना को बचपन से ही सजने संवरने का बहुत शौक था और खासकर भरी भरी चूड़ियाँ और मेहंदी भरे हाथ तो उसे सबसे ज़्यादा प्रिय थे। वो कभी अपनी चूड़ियाँ सहलाती तो कभी मेहंदी के खिले रंग को निहार कर खुश हो जाती। और फिर विवाह के बाद की पहली रात, जिसे लोग सुहाग रात भी कहते हैं, रात के 3 बज चुके थे। नैना बहुत थकी होने की वजह से कमरे में जाते ही सो गई। थोड़ी देर बाद उसने अपने शरीर पर किसी के हाथों का स्पर्श महसूस किया। वो चौंक कर खड़ी हो गई। क्या हुआ? तुम तो बड़ी पहुंची हुई लगती हो। पति का इंतजार सीधे बिस्तर पर कर रही थी। पंकज ने जैसे व्यंग कसा। इससे पहले कि नैना को समझ पाती, पंकज ने उसे मजबूती से पकड़ा और बिस्तर पर लेटा दिया। नैना ने खुद को छुड़ाना चाहा और फिर नैना की आंखों से आंसू बह निकले। शायद पंकज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और थोड़ी देर में पंकज सो चुके थे, पर नैना की आंखों में अब नींद कहाँ। फर्श पर बैठी सोच रही थी ये सब क्या था जो अभी अभी उसके साथ हुआ। आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। नैना बहुत नादान थी। शायद उसे पता नहीं था कि विवाह के बाद ये सब भी होगा। अगर मैं उसे यहाँ पर हिंदी फिल्म प्रेम रोग की पद्मिनी कोल्हापुरे कहूँ तो गलत ना होगा। आंसुओं में कब रात से सुबह हो गई पता ही नहीं चला। देखो बहू,
हमेशा घूंघट डालकर रखना, बिना नहाए रसोई घर में प्रवेश नहीं करना, वगैरह वगैरह। अगले दिन सासू माँ ने नैना को घर के कायदे कानूनों से अवगत करवाया। नैना ने ये सब अपने मायके में भी देखा था, इसलिए वो इन सब के लिए तैयार थी। बस अगर वो तैयार नहीं थी तो उस सब के लिए जो हर रात उसके साथ होने लगा था। पंकज कमरे में आते, थोड़ी सी औपचारिक बातें होती, फिर अपनी काम वासना को पूरा करते और मुख फेर कर सो जाते। नैना समझ ही नहीं पा रही थी कि पति पत्नी का रिश्ता क्या सिर्फ शारीरिक संबंधों पर टिका होता है? क्या हिंदी फिल्मों में दिखाए जाने वाला पति पत्नी का प्यार झूठा होता है? और जैसा रिश्ते उसके मम्मी पापा, चाचा चाची के बीच था, वो सब क्या था? कहीं ना कहीं नैना इन सवालों के जवाब ढूंढ रही थी, पर जवाब मिलने के बजाय हर रोज़ एक नया सवाल खड़ा हो जाता था। और विडंबना तो देखो कि नैना किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। देखते ही देखते 1 साल गुजरने को था, पर ये 1 साल बहुत कुछ सिखा चुका था नैना को। पंकज अब अक्सर देर रात शराब के नशे में घर आते थे। नैना खाने पर इंतज़ार करते करते सो जाती, और जब पंकज आते तो आधी नींद में खाना देकर खुद कभी खाती तो कभी नींद की वजह से ऐसे ही सो जाती। पर इतनी आसानी से कैसे सो सकती थी वो? पंकज की हवस अब बाकी थी। नैना बीमार है, थकी हुई है, दुखी है, परेशान है, और अब तो गर्भवती भी है, पर पंकज को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। नैना अब शारीरिक संबंधों के नाम से भी कांप उठती थी, क्योंकि हर रात जिस दर्द और तकलीफ से वो गुजरती वो असहनीय सा होता जा रहा था। नैना हाथ जोड़ती, रोती रहती, पर कोई रहम ना आता उसे। और तो और जब वो दर्द से चिल्लाती तो उसके मुंह पर तकिया रखकर उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता। तन की ये पीड़ा अब मन की भी बन चुकी थी। नैना अब टूटती सी जा रही थी। इधर सासू माँ के स्वभाव में भी कड़वाहट आती जा रही थी, जो सही भी थी। नैना देर रात तक सो नहीं पाती, इसलिए अक्सर सुबह आँख खुलने में देर हो जाती, और फिर सारे काम जल्दी जल्दी करने के चक्कर में अक्सर गलतियाँ कर बैठती। नैना अब अवसाद का शिकार हो चुकी थी। अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी वो, जिसकी खबर या परवाह किसी को नहीं थी। नैना अवसाद की गर्त में जा रही थी। ये सोचकर अक्सर उसकी आंखें झलक जाती कि जब एक लड़की के साथ बलात्कार होता है तो इस हादसे का असर जीवन भर होता है। सारे समाज की संवेदनाएं उसके साथ होती है। पर जब वही बलात्कार एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है तो कोई कुछ नहीं कहता, बल्कि पत्नी अगर विरोध करती है तो उसे उल्टा बदचलन, आवारा और न जाने किन किन नामों से नवाजा जाता है। पति के पास जैसे लाइसेंस होता है हर रात अपनी पत्नी का बलात्कार करने के लिए। आज फिर नैना सुबकते हुए फिर यही सोच रही थी कि मेरा कसूर क्या था? काश आज पापा होते। कहते हैं कि वक्त हर जख्म भर देता है, पर कुछ जख्मों का इलाज शायद वक्त के पास भी नहीं। नैना के तन और मन के घाव हर नए दिन के साथ बढ़ते जा रहे थे। पंकज दिन बर दिन अपना नया रूप दिखा रहे थे। हर नया दिन नैना को अंधकार की गहरी खाई में ले जा रहा था। पर तभी जैसे ईश्वर को नैना पर रहम आया और खुशियों के रूप में उसकी गोद में एक प्यारा सा बेटा आ गया। नैना के लिए वो तूफान में जलता दिया बन गया, उसके जीने का सहारा बन गया। पर माँ बनने का सफ़र भी नैना के लिए आसान कहाँ था। बहुत सी चुनौतियाँ थी, अपनों का तिरस्कार था, हर रात की घुटन और हर दिन के साथ बढ़ती परेशानियाँ थी, जो शायद हमारे देश की हर मध्यवर्गीय महिला अनुभव करती है। इसलिए उनकी गहराई में ना जाकर मैं मुख्य धारा की कहानी को आगे बढ़ाती हूँ। तो नैना की ज़िंदगी एक बार फिर मुस्कुरा उठी थी उसके बेटे के साथ। जय, हाँ जय नाम था उसके बेटे का। वक्त के साथ पंकज ने तो खुद को ना बदलने की कसम खा रखी थी, और अब सासू माँ की तरफ से भी सहयोग की उम्मीद ख़त्म सी होती जा रही थी। अपनी माँ के सहयोग से नैना ने स्नातक की पढ़ाई किसी तरह से पूरी कर ली थी। आगे पढ़ने के लिए ससुराल में अनुमति नहीं मिली। नैना पढ़ना चाहती थी। जेठ जी, जो घर के मालिक थे, एक लाइन में फैसला सुनाकर चले गए, हमें बहू से नौकरी नहीं करवानी है। इसलिए जितना पढ़ना था पढ़ लिया, और ना चाहते हुए भी नैना को ये फैसला स्वीकार करना पड़ा। वक्त गुजरने लगा और हालात बिगड़ने लगे। अब हालात यहाँ तक आ गए थे कि अगर नैना पंकज से ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने से मना करती तो पंकज लात घूसों पर उतर आते। चाहे जैसे भी हो, बस शारीरिक संबंध रोज़ बनने चाहिए।
माँ बहन की भद्दी गालियाँ और शारीरिक प्रताड़ना नैना की विवाहित जीवन में सिर्फ यही बचा था। नैना को अब घर के खर्चों में भी परेशानियां आने लगी। अब तक तो जैसे तैसे खर्चा चल रहा था सासू माँ की वजह से। ऐसा नहीं कि पंकज कुछ काम नहीं करते थे, भाई के साथ बिल्डर का काम था। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक काम देखना और फिर शराब के नशे में डूब जाना। नैना ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह वो शराब की लत छोड़ दे, पर नाकाम रही। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। नैना ने अपने साथ हो रहे इस व्यवहार के बारे में कभी अपने मायके में जिक्र नहीं किया। इसी बीच उसके बड़े भाई की नौकरी भी लग गई और शादी भी तय हो गई। नैना के ससुराल से सभी को शादी में आमंत्रित किया गया और सब गए भी, क्योंकि नैना के व्यवहार ने सबके दिल जीत रखे थे। खुद टूटकर भी सबकी खुशियों का ख्याल जो रखा था उसने। मगर शादी में कुछ ऐसा हुआ कि नैना के ससुराल वालों की सच्चाई सबके सामने आ गई। तीनों नंदे, जेठानी, जेठ जी परिवार सहित नैना के मायके आए थे और नैना के परिवार द्वारा की गई आवभगत से खुश भी थे। बारात घर के पास ही जानी थी, इसलिए तय हुआ कि सभी बेटियां भी बारात में जाएगी। सब कुछ बहुत खुशी खुशी हो रहा था। दूल्हा दुल्हन वरमाला पहना रहे थे, तभी चाचा जी नैना के पास आए और उसे बाहर जनवासे, जहां बारात के रुकने का प्रबंध होता है, में चलने के लिए कहा। पंकज और तुम्हारे जेठ जी वहां पर हंगामा कर रहे हैं, जल्दी चलो, तुम्हें बुला रहे हैं। इतने सुनते ही नैना और नैना की तीनों नंदे जल्दी से वहां पहुंची। काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सभी रिश्तेदार अपने अपने तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे थे। क्या हुआ पंकज, ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? नैना की बड़ी ननद ने पंकज को लगभग डांटते हुए पूछा। नशे में धुत पंकज का जवाब सुन सब हैरान रह गए। हमारी बेइज्जती हुई है यहाँ। इसके भाई को हमने कहा था कि हमें शराब चाहिए, पर इसकी इतनी हिम्मत, हमसे कहता है कि आज नहीं जीजा जी, बारात में शराब पीना ठीक नहीं। बारात पुलिस कैंपस में जा रही है। साला डरता है अपने ससुराल वालों से, पर हम किसी से नहीं डरते। हम यहाँ भी पिएंगे। है कोई जो हमें रोककर दिखाए? नैना आंखों में आंसू लिए बुत बनी खड़ी रही। सबने समझाने की कोशिश की, पर कोई फर्क नहीं। नैना की तीनों नंदे और नंदोई शर्मिंदा थे, पर क्या करते, समझाने के अलावा कोई रास्ता ना था। चलो यहाँ से, हम अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। हमारी बेइज्जती हुई है, पंकज ने अकड़ते हुए कहा। तीनों बहनों ने जाने से मना कर दिया तो गुस्से में पंकज ने नैना का हाथ पकड़कर कार की तरफ खींचा। तू तो चलेगी ना? तेरे पति की बेइज्जती हुई है और तू फिर भी यहाँ रुकेगी? चल बैठ गाड़ी में। नैना ने हाथ छुड़वाते हुए कहा। यहाँ क्यों तमाशा कर रहे हो? घर चलकर बात कर लेंगे। पर पंकज अब अपना आपा खो चुके थे। माँ बहन की गालियाँ तो पहले ही दे रहे थे, अब फैसला सुना दिया। सुन, आज तो या तू अपने भाई को चुन ले या अपने पति को। आज फैसला होकर रहेगा। नैना ठगी सी खड़ी रह गई। ये कैसा प्रश्न है, भाई या पति? वो मूक दर्शक बनकर खड़ी रही। पंकज ने जैसे फिर अपना प्रश्न दोहराया। बता, भाई चाहिए या पति? नैना इस बार भी कुछ नहीं बोल सकी। तभी एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। पंकज ने सबके सामने नैना की इज्जत तार तार कर दी थी। जो रोज उसने आज तक अपने मायके वालों से छुपा कर रखा था, वो अब सामने आ चुका था। तभी नैना का भाई भी विवाह की रस्में छोड़कर वहां आ चुका था। अपनी बहन के साथ हुए इस व्यवहार को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जैसे ही वो अपने जीजा जी से बात करने आगे बढ़ा, घर के बड़े बूढ़ों ने उसका हाथ पकड़कर पीछे कर दिया। ये पति पत्नी के बीच का मामला है। नैना अब उनके परिवार का हिस्सा है। तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाथ छुड़वाते हुए वो चिल्लाया। उनके परिवार का हिस्सा होने के साथ साथ दीदी है वो मेरी। मेरे ही घर में आकर मेरी दीदी पर हाथ उठाएंगे। इस बीच पंकज और उनके भाई वहाँ से जा चुके थे। सारे रिश्तेदार समझा बुझाकर उसे वापस शादी के मंडप में ले गए और नैना और उसकी नंदे सभी महिलाओं के साथ घर वापस आ गई। सारे रिश्तेदार भी आश्चर्यचकित थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था। घर पहुंचकर पता चला कि पंकज और उनके भाई का हंगामा अब घर पर चल रहा था। नैना की मम्मी बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर पंकज और उनके भाई जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे। हंगामा ज़्यादा बढ़ता देख नैना की दादी, जिन्हें वो अम्मा कहती थी, पंकज के पैर पकड़ लिए। बेटा, ऐसा मत करो, लोग क्या कहेंगे?
सारा मोहल्ला, रिश्तेदार सब तमाशा देख रहे हैं। अम्मा को पैर से झटकाते हुए पंकज ने गुस्से से कहा, हमारी भी बेइज्जती हुई है तो आपकी भी होनी चाहिए। अम्मा को संभालते हुए नैना की मम्मी उन्हें अंदर ले गई। अम्मा नैना से लिपट कर रो पड़ी। बहुत देर तक नैना रोती रही। कई दिनों, महीनों और सालों का गुबार जो भरा था उसके मन में, आज सबकी आंखों में फिर आंसू थे। सब हैरान थे कि नैना सब कुछ चुपचाप सहती रही। तमाम रस्मों के बाद दुल्हन घर आई। दुल्हन के स्वागत के बाद नैना के ससुराल वाले सब वापस चले गए। शाम को घर के आंगन में बैठक हुई। सभी चाचा, भाई और बाकी रिश्तेदार इकट्ठे हुए थे। नैना को भी बुलाया गया। नैना बेटा, ये सब कब से चल रहा है? पंकज ना सिर्फ शराब के नशे में धुत रहते हैं, बल्कि तुम पर हाथ भी उठाते हैं। कहते कहते बड़े चाचा जी की आंखें भर आई। अब नैना के सब्र का बांध भी टूट चुका था। पहले तो चाचा जी से लिपटकर मन हल्का होने तक रोई। उसका रोना देखकर हर एक की आंखों में आंसू आ गए। वो क्या बताती सबको। पंकज तो शादी के पहले से ही शराब पीते हैं, इसलिए मना किया था कि मत करो उसकी शादी पंकज से, पर तब तो तुम भी नहीं माने। आज खुश तो होना मेरी बेटी के हालात देखकर। मम्मी अब क्रोध से भर उठी थी। चाचा जी को भी एहसास हुआ कि उनका ये फैसला गलत था। देखो बेटा, ये जो हुआ गलत हुआ, पर किस्मत से कौन लड़ सकता है, निभाना तो पड़ेगा ही। हम पंकज की मम्मी से बात करेंगे। चाचा जी ने नैना को समझाया। ये पति पत्नी के बीच का मामला है, निभाना तो पड़ेगा। किस्मत से कौन लड़ सकता है। ये सब बातें नैना के मन पर गहरा घाव कर रही थी। और सबसे ज़्यादा तो पंकज का अम्मा को पैर से झटकना नैना भूल ही नहीं पा रही थी। सबकी सहमति से 2 दिन बाद नैना को वापस ससुराल भेज दिया गया, बहुत सारी नसीहतों के साथ। आज फिर नैना सोच रही थी कि मेरा कसूर क्या था। जिसका कसूर था उसे कुछ नहीं कहा गया, उसके तो हाथ पैर जोड़े गए और मेरे हिस्से में आई बहुत सारी नसीहतें। क्या सचमुच ही स्त्री होना गुनाह है? क्या सचमुच बेटी होना गुनाह है? शायद हाँ, पर मुझे लगता है ये कहानी किसी एक नैना की नहीं। ऐसी न जाने कितनी नैना है जो संस्कारों की बलि चढ़ती है। बेटी 2 घरों की लाज होती है। बेटियां ससुराल में ही अच्छी लगती है। पति की छोड़ी हुई औरत के लिए समाज में कोई जगह नहीं होती। वो सबके लिए सिर्फ एक अवसर होती है। जिस घर में डोली जाए उसी घर से अर्थी निकले, इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात कोई नहीं होती। मायके से बेटियों की ज़िंदगी पार नहीं होती। और फिर तुम तो बिन बाप की बेटी हो, मायके से भला नहीं होगा। नैना फूट फूट कर रो पड़ी सबकी हिदायतें सुनकर। अरे तुम पहली हो क्या जिसे उसके आदमी ने मारा है? हम सब ने भी तो बहुत कुछ सहन किया था, तभी आज हमारी गृहस्थी बची हुई है। औरत हो तो सहन करना पड़ेगा। नैना की बड़ी बुआ जी ने जरा तलक अंदाज में कहा। क्यों, औरत है तो क्या मारेगा सुबह शाम? ज़बरदस्ती करेगा उसके साथ? मैं तो कहती हूँ एक बार पलट कर मार दे जोर का तमाचा, दोबारा जीवन में हाथ उठाने की हिम्मत ना करेगा। छोटी बुआ अब सबकी हिदायतें सुनकर थक चुकी थी। मुंह बंद कर अपना, कभी तो अकल की बात किया कर, शर्म नहीं आती? उसे पाप सिखाते हुए पड़ोस की बूढ़ी काकी गुस्सा करते हुए बोली। शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए जो कि इतना कुछ होने के बाद भी सही का साथ नहीं दे पा रहे हो। कोई नहीं, इंतज़ार करो उस दिन का जब नैना के साथ कोई बड़ा हादसा हो जाए। कहकर आंखों में आंसू लिए छोटी बुआ वहाँ से चली गई। बहुत सारी हिदायतों के साथ नैना को ससुराल भेज दिया गया। क्यों रख नहीं पाया तेरा करोड़पति भाई तुझे 1 हफ्ते भी? भेज दिया वापस यहीं। नैना को घर आए देखकर पंकज ने फिर रंग दिखाना शुरू कर दिया। सालों की औकात नहीं थी स्वागत की, तो बुलाया क्यों था? भिखारी, हेजड़ा कहीं का, और भी न जाने क्या क्या। चुपचाप सुनती रही नैना। मुंह में जुबान नहीं है क्या? माँ, या जुबान अम्मा के पास रखाई है? पंकज नैना के बाल खींचते हुए हैवान बन गया। छोड़ो मुझे, कुछ ना बोलूँ तो सब कहते हो, बोलूँ तो कहोगे जवाब देती है। मैं करूँ तो क्या करूँ? नैना अब रूहान सी हो गई। ओ, तो अब मैडम जी मायके से बोलना सीख कर आई है। शर्म नहीं आई पति से जबान लड़ाने में? और पंकज ने एक जोरदार थप्पड़ की छाप नैना के गाल पर छोड़ दी। नैना रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, पर कोई नहीं आया। नैना का जिस्म और आत्मा अगले 1 घंटे तक छलनी होती रही। हाथापाई, जबरदस्ती शारीरिक संबंध, सबके घर के दरवाजे बंद हो गए। सबको सुनाई दी चीखें, पर किसी में हिम्मत नहीं थी
कि पंकज से कुछ कह सके। सबको हमदर्दी थी पर कोई कुछ कहना नहीं चाहता था। एक बार फिर आत्मा घायल हो चुकी थी, हाथों से खून बह रहा था। टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े गोरी और नाजुक कलाइयों में घुसकर उन्हें रक्त रंजित कर रहे थे। फिर वही सवाल, मेरा कसूर क्या था? कितने भी घाव दे पर जिंदगी रुकती नहीं है, चलना पड़ता है जख्मों के साथ। और नैना भी हर रात टूटती थी, फिर हर सुबह जुड़ती थी, खुद को जय के लिए, अपनी माँ के लिए। धीरे धीरे हालात ये हो चुके थे कि नैना एक एक रुपये के लिए तरसने लगी। खुद के साथ तो हर औरत समझौता कर लेती है, पर जब बात बच्चों की आती है तो वो विद्रोह पर उतर आती है। नैना को अब अपने साथ साथ जय के भविष्य की भी चिंता थी, इसलिए विद्रोह की एक आवाज़ उठी, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करना है। नैना ने एक दिन सही अवसर देखकर सासू माँ और जेठ जी के सामने अपनी बात रखी। हमने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा, तुम्हारा पति पढ़ाना चाहे तो पढ़ाओ, और कौन सा पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाओगी, चूल्हा चौका तो तब भी करना पड़ेगा। जेठ जी ने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर फीस नहीं दी जाएगी तो कहाँ से पढ़ेगी। पर नैना पूरी तैयारी के साथ बात कर रही थी, मुझे सिर्फ इजाज़त चाहिए, फीस मेरा भाई देगा। मेरी बात हो गई अनुज से। बात जब हो ही गई है तो पूछना कैसा, ये तो फैसला सुनाना हुआ। जेठ जी ने तंज कसा, नहीं ऐसा नहीं है, आप इजाज़त देंगे तो ही पढ़ूंगी। शादी के समय तो आप लोग कहते थे बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं। आज अगर मेरी जगह आपकी बहन होती तो क्या करते आप? बिल्कुल ऐसे ही चुपचाप सब कुछ देखते रहते, जैसे मेरे साथ होते देख रहे हैं। मेरा बेटा एक एक रुपये के लिए तरसता है। मैं आज करवा चौथ के दिन टूटी चूड़ियों के घाव लिए बैठी हूँ और आपके बच्चे ऐशो आराम के दिन गुजार रहे हैं। आपकी पत्नी हर महीने हजारों रुपए सिर्फ श्रृंगार पर खर्च कर देती है। मेरी बात को गलत मत समझिए, लेकिन ये तो सोचिए कि जय के पापा दिन भर आपके साथ दुकान में संयोग करते हैं और रात को सिर्फ एक बोतल में इस घर में तमाशा करते हैं। क्या आपका फ़र्ज़ नहीं है कि अपने भाई की कमाई का एक हिस्सा आप उसके बच्चे को दे? क्या आपकी आत्मा कभी नहीं कहती कि पंकज को शराब पीने से रोका जाए? क्या आपकी बहन के साथ ये सब होता तब भी आप चुप रहते? आपकी छोटी बहन शादी के बाद सिर्फ 2-4 दिन के लिए ससुराल जाती है, वो भी अपने पति के साथ, और जितने दिन उनके पति वहाँ रहते हैं उतने ही दिन वो भी वहाँ रहती है। बाकी दिन यहीं रहती है। बता सकते हैं क्यों? सिर्फ इसलिए कि उसकी सास सौतेली है। पर उन्होंने गलत तो कुछ किया ही नहीं आज तक, सिर्फ सौतेली है, इसलिए इतनी हमदर्दी। मैं तो आपसे पैसे भी नहीं मांग रही, सिर्फ इजाज़त चाहिए। नैना का विद्रोही सवर थोड़ा परखर हो गया था आज। ठीक है, पर यह पहला और आखिरी मौका होगा। गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक में PCDA की प्रवेश परीक्षा होना है, फार्म भर दो और तैयारी करो। अगर चयन हुआ तो पढ़ोगी, नहीं तो कभी दोबारा पढ़ने के लिए ना कहना। नैना के जेठ जी ने अपने राजनीतिक दिमाग का उपयोग करते हुए पासा फेंका। और हाँ, अगर चयन हो जाता है तो आधी फीस हम देंगे और आधी अनुज। एक और पासा। उन्हें लगा कि सिर्फ 30 सीट जिनके लिए हजारों लोग परीक्षा देते हैं उसे नैना कभी पास नहीं कर पाएगी, और शर्त के मुताबिक वो कभी दोबारा पढ़ाई या नौकरी को लेकर बात नहीं करेगी। पर इस बार ईश्वर ने कुछ और सोच रखा था। प्रवेश परीक्षा का परिणाम आया और नैना चयनित हो गई। अब यहाँ शुरू हुआ नैना के जीवन का नया अध्याय। घर से पॉलीटेक्निक काफ़ी दूर था, इसलिए बस से जाना तय हुआ। बहू, कॉलोनी से निकलने तक तुम्हारा घूंघट नहीं खुलना चाहिए। बस में भी घूंघट डालकर रखना और लौटते समय भी यही सब याद रखना। सासू माँ ने निर्देश रूपी आदेश दिया। मम्मी जी, मैं ध्यान रखूँगी। नैना तो खुश थी कि वो अब अपने सपने पूरे कर पाएगी। ये अलका है, तुम्हारी छोटी ननद की पहचान है, या यूं कहो सहेली है। इसका भी वहीं चयन हुआ है, तुम्हें रोज़ इसके साथ आना जाना है। अलका, ज़रा ध्यान रखना घूंघट वगैरह कायदे से हो और किसी से ज़्यादा बातचीत ना करें। अलका से परिचित करवाते हुए सासू माँ ने कहा। जी आंटी जी, भाभी चले, देर हो रही है। अलका और नैना निकल गए घर से। शुरू में तो नैना को डर लग रहा था कि अलका कहीं घर जाकर उसकी शिकायत ना करे, इसलिए बस में भी पूरा समय घूंघट डाले बैठी रहती थी। अरे भाभी, सब आपको अजीब नज़रों से देखते हैं, आप बस में बैठते ही घूंघट खोल लिया करो। यहाँ कौन देख रहा है? मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ जानती हूँ मैं आपके बारे में। अलका के रूप में नैना को एक बहुत प्यारा मित्र
और हमदर्द मिल गया था। रास्ते भर नैना अलका से अपने मन की सारी बातें करती और खुद को हल्का महसूस करती